हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और देखते देखते जो है आपका ये पूरा जून ख़त्म हो जाएगा। जून जो है यहाँ पे आपको सुनने में आया है कि 20 जून के बाद से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी रखनी है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो प्रीवियस एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, प्रीवियस एक क्वेश्चन में हमने पूरा हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इससे ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, किसको आपको करना है, किसको नहीं करना है। अगर ये एक बाउंड्री आपके दिमाग में बन जाएगा तो आपको बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो इसीलिए ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे देखा ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो हिस्ट्री को हमने कल ख़त्म कर लिया है, परसों ही हमने ख़त्म कर लिया है इसको। ठीक है, कल हमने ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है। ज्योग्राफी हमने ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपका करवा दिया गया है। तो इसके बारे में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएंगी। तो बार बार एक ही चीज़ हम रिपीट नहीं करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करेंगे अभी यहाँ पे भूगोल पे। तो जो ज्योग्राफी है ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी पूरा ख़त्म हो चुका है। देख सकते हैं पूरा 14 टॉपिक पे आपका क्वेश्चन बना है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि अब तक जो आप तैयारी करते आ रहे हैं, जो भी चीज़ें मैं आपको करा रही हूँ, इससे आप देख के ये समझ सकते हैं कि सारा ही वो क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा जो प्रैक्टिस में आपको करवाई हूँ। और इससे आपको क्या समझ में आता है, ये समझ में आता है कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए करना, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपके सारे क्वेश्चन बने हैं। और मैं आपको जितना भी करवा रही हूँ ना, इसको बस आप कर लीजिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आज हम देखेंगे विश्व भूगोल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये पूरा चैप्टर। आज हम ख़त्म करेंगे सारे चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस बने हैं। और ये भी आप देख पाइएगा, अगर आप मेरे वीडियोस में पुराने हैं, पहले भी मेरा वीडियो अगर आप देखे हैं तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि सारे ही क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ, इस बार भी मैं जो भी नए हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आपको क्या करना है। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सामने है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं, आपको सही रास्ता दिखाऊं, पर करना नहीं करना आपके हाथ में है। तो आप अगर ईमानदारी से किसी भी प्रकार से आप अपने से सेल्फ स्टडी कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ईमानदारी से अपनी तैयारी कीजिए। तो मैं आपको बस एक रास्ता दिखा रही हूँ कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री मैंने कंप्लीट जो है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज करवाया हुआ है, तो वो आप जाके ज़रूर देखिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि पूरा आपको अभी कल परसों जो आपने देखा है हिस्ट्री का, जितना मैंने क्वेश्चन करवाया है वो सब वहाँ से ये लगभग आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिलेगा, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यहाँ पे दे दूँगी। इसके बाद क्या करना है आपको, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मैंने थ्योरी क्लास करवाया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का थ्योरी क्लास ये आपको ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, और ये अगर आप थ्योरी क्लास कर लेते हैं, इसकी थ्योरी क्लास मैंने करवाई है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती है, लेकिन थ्योरी में हो जाती है, क्योंकि हर एक चीज़ का क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता है। और थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ाई गई हैं जो ऑलरेडी जो आपका रद्द हो गया, जो एग्ज़ाम उसमें पूछा गया था। तो इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा इसको, इसलिए थ्योरी क्लास मैंने आपके लिए लाया। और यहाँ पे 12 वीडियो है, ज़्यादा नहीं है। ये 12 वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। पूरा हिस्ट्री के लिए आप यहाँ से निश्चिंत हो सकते हैं, अच्छे से तैयारी रख सकते हैं अपनी। अब देखिए ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी का मैंने आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करवाया है, एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाया। ठीक है, क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। क्लास 10 हमें अभी कराना बाकी है, तो मैं जल्दी से वो भी आपको करा दूंगी ये कराने के बाद। ठीक है, पूरा प्रीवियस से क्वेश्चन हम कर लेंगे, इसके बाद हमारा यही है, फटाफट हम इसको भी ख़त्म करेंगे। इसके बाद देखिए आपको जनरल साइंस जो है, जनरल साइंस का क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स का पूछा जाता है जनरल 6 to 12 में। ठीक है, 1 to 5 में तो आपका 20 के लगभग क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस को आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। और इसका भी मैंने आपको क्लास 6 से लेकर 9 तक कंप्लीट कराया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा। मैं ये आपको रिपीट इसलिए करती हूँ क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी जुड़ते हैं इससे, तो उन्हें भी ये जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये सारे चैप्टर आपको अभी कराए जाएंगे और पूरा कंप्लीट विश्व का भूगोल हम आज कर लेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और क्वेश्चन लगाइएगा। कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं, उम्मीद है सारे ही क्वेश्चंस आप सही कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वैसे हैं जो प्रीवियस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको आना ही चाहिए।
क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, वीडियो को 2-3 बार अच्छे से स्पीड बढ़ा के रिवाइज़ कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ें करा रही हूँ इसको बस आपको ईमानदारी से सही चीज़ें करनी है। और जितनी भी कंटेंट मैं आपके लिए लेके आती हूँ ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और अगर आपको ये सभी चीज़ें, मेरी मेहनत आपको पसंद आती है तो मुझे मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, तभी मेरे वीडियोज़ और नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे और आप सही समय पर सही तैयारी के लिए तत्पर हो पाएंगे। चलिए हम यहाँ पे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आगे आता है भी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे विश्व का भूगोल आपका शुरू हो चुका है और पहला ही जो चैप्टर है वो है ब्रह्मांड और सौर मंडल। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन बना है और ये क्वेश्चन आपका TRE 2 में पूछा गया है, BPSC TRE 2.0 में पूछा गया है। ठीक है, 14 दिसंबर का एग्ज़ाम था, पेपर 1 का यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आपको देखना है, सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए और सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आपको मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है कि आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपकी तैयारी भी समझ में आती है, एक एनालिसिस आपका हो जाएगा और आप समझ पाएंगे कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। तो इसीलिए आपको जो है बीच बीच में अपना आकलन करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना सिर्फ आप मेहनत ही करते रह जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किस तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए अपना हमेशा रह के आपको अपना एवेल्यूशन करना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ बढ़ते हैं। द सन इज़ क्या है? सूर्य, ये आपको बताना है। पीला तारा है, लाल तारा है, श्वेत तारा है, उपयुक्त में से एक से अधिक है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे हम आपको एक्सप्लेनेशन को भी यहाँ पे बताते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और जो भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं हुआ है क्लियर वो भी आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी होती है, तो वो एक्सप्लेनेशन को भी हम यहाँ पे समझेंगे। समय थोड़ा लग सकता है लेकिन यहाँ पे सभी चीज़ों को हम कंप्लीट समझेंगे ताकि हमें जिस वजह से हम यहाँ पे जुड़े हैं वो हमारा कंप्लीट हो सके, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और यहाँ पे क्या बातें इसके बारे में बताया गया वो हम देखेंगे। तो सूर्य एक पीला तारा है। सूर्य के पीले दिखने के पीछे स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन को बताया गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको ज़रूर आप नोट करते हुए चलिए, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे हम देखिए, अगर आपने मेरा NCERT वाला जो मैं बैच जो भी आपके लिए सीरीज़ लेके आई हूँ उसका आप नोट्स बना रहे हैं तो फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें ही बताई हैं। ठीक है, तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा। मैं आपको बार बार हर एक वीडियो में मैं आपको ये बताती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको आपका नोट्स ही काम देता है। बार बार आप इतने सारे वीडियोस तो नहीं देख सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप देख सकते हैं तो फिर देख लीजिए, 2-3 बार उसको रिपीट करके देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। तो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि आपके लिए सबसे ज़्यादा सुविधा यही होगा कि आप नोट्स बना लें। सूर्य से आने वाली किरणें 7 अलग अलग रंग की होती हैं। वायुमंडल से गुजरने के कुछ किरणें चारों ओर वायुमंडल में बिखर जाती हैं, जिससे सूर्य और उसकी रोशनी हमें पीली दिखती है। ठीक है, सूर्य को पीला तारा भी समझा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, तो आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देख के ऐसा ही समझ में आएगा कि ये सारे क्वेश्चंस हमने हूबहू किए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको बार बार देखें। सारे जो प्लेलिस्ट हैं, प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट कीजिए, आपके लिए ही बनाया है मैंने, आपकी सहूलियत के लिए। तो प्लेलिस्ट विज़िट कीजिए और बार बार चीज़ों को रिपीट कीजिए, तभी आपको चीज़ें याद होंगी। एक बार तो पढ़ने से कुछ भी याद नहीं होगा, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा आपको जो अगर समय देना है वो अपने रिवाइज पे देना है। ठीक है, रिवीजन करना है। अब देखिए पल्सर क्या है? यहाँ पे तारों का एक समूह है। ये क्वेश्चन हमने नहीं किया है क्या? आप सभी को पता होगा, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें ज़रूर पता होगा कि ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। घूमते न्यूट्रॉन तारे किसी तारे का विस्फोट या किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे। तो पल्सर क्या है ये आपको बताना है। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा घूमते न्यूट्रॉन तारे जो है वो पल्सर कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में क्या बातें कही गई है इसको भी आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सभी चीज़ों को समझते हुए चलिए, सारे क्वेश्चन को समझते हुए चलिए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रह्मांड में पल्सर घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं। 1.4 ms के चंद्रशेखर सीमा जिसे कहते हैं, इससे अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इसी अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या फिर पल्सर कहा जाता है। न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता हुआ चला जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्य
मुक्त पिंड को कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। सभी चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आ गई होंगी। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और ये आपका बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया क्वेश्चन है कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको आप। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो शुक्र, वीनस जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये इसको जो है सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है और पृथ्वी का जुड़वा तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ठीक है, शुक्र के वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति जो है 90 से 95% मानी जाती है। शुक्र और बुध ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि निम्न में से कौन सा ग्रह है जिसके कोई उपग्रह नहीं है, तो याद रखिए शुक्र और बुध ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। यह उपग्रह की सामान्य दिशा विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताएंगे अक्षांश और देशांतर से क्वेश्चन है आपका। टीआरई 2.0 में पूछा गया है कि ओजोन क्षेत्र अधिक समय स्पष्ट करता है। अधिक स्पष्ट होता है कहाँ पर, कहाँ पर ज़्यादा ओजोन छिद्र जो है स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट दिखता है, अधिक स्पष्ट होता है कहाँ पर। इक्वेटर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, या फिर इनमें से ज़्यादा या इनमें से एक भी नहीं। तो कौन सा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी आपका सही नहीं, क्योंकि ये पोल के साइड में आपका ज़्यादा दिखाई देता है स्पष्ट। तो ई ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है, नॉर्थ पोल, यहाँ पे आपका जो बोला जा रहा है साउथ पोल पर ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, अधिक स्पष्ट है। समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय विस्तृत रूप से होता रहता है, लेकिन अवक्षय अंटार्कटिक क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ काफ़ी बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी पतली हो गई है। ओजोन क्षेत्र पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर के बीच समताप मंडल में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, किस मंडल में पाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, समताप मंडल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 2 जगह पूछा गया, आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा गया है और बीपीएससी टीआरई 2 में भी पूछा गया है। इसीलिए मैं आपको प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस करवाती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ भी पूछा गया है और सेम क्वेश्चन आपका यहाँ भी पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा जो है, यहाँ पे रेखाएं वो कितनी होती हैं। 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ध्यान रखेंगे 179 179 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे है देखिए, ग्लोब या मानचित्र पर भूमध्य रेखा के समांतर खींची रेखाएं जो हैं जो समान अक्षांशीय कोण वाले स्थानों को मिलाती हैं, अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर इस रेखाओं की उत्तरी गोलार्ध में ग्लोब पर कुछ संख्या भी 89 है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध पर भी कुल 89 है। इस प्रकार ग्लोब के 1 डिग्री के अंतराल में कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 179 है। तो इसको याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आगे भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया ये क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे कि 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित थिम्बू जो कि भूटान में है आपका, थिम्बू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बज रहे हों। तो 12 बजे का समय है, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है थिम्बू, यहाँ पे समय कितना हो रहा होगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कितने समय का अंतर होता है यहाँ पे। तो 90 डिग्री पूर्व से आपका कितना हो गया, 6 घंटे का अंतर हो गया यहाँ पे। 6 PM जो है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 PM। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से इसको निकालेंगे। तो 90 डिग्री, कोई भी डिग्री अगर आपको दिया रहेगा तो आप इसका निकाल सकते हैं समय अंतर। तो आपको पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। तो 1 डिग्री में आपका 4 मिनट होता है, तो 90 × 4 कर दिया गया और 360 मिनट हो गया। 360 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करना है तो हम 60 में डिवाइड कर सकते हैं और 6 घंटा यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है शीत कटिबंध में कौन सा आपका आता है, यहाँ पे बताएंगे। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तर ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं, या फिर दोनों गोलार्धों में 23.5 और 66.5 अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। ये आपको बताना है कि ये क्या होता है। तो ये दोनों तो वैसे गलत है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताएंगे
दक्षिण ध्रुव वृत्त यानी कि अंटार्कटिका वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच स्थित क्षेत्र को, तो ये आपका पृथ्वी है। तो बहुत ज़्यादा ही खराब बन गया पृथ्वी, ये आपका पृथ्वी है। तो यहाँ पे दक्षिण ध्रुव और यहाँ पे दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव के बीच का पार्ट कैसे हो सकता है आपका, नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली आपसे कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। शीत कटिबंध क्या होता है। तो शीत कटिबंध आपको यहाँ पे मैंने एक बार जब हमने क्लास इसका देखा था तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला आपका होता है सीधा भूमध्य रेखा, और यहाँ पे आपका ये होता है आपका कर्क रेखा, ये होता है मकर रेखा, जो कि आपका 66.5 होता है। इधर भी आपका 66.5 होता है। तो यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों ही आपका शीत कटिबंध होता है। ठीक है, तो 66.5 से 90, 66.5 से 90 डिग्री जो है आपका शीत कटिबंध होता है, दोनों साइड, उत्तर और दक्षिण। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो शीत कटिबंध पेटी का विस्तार 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच दोनों गोलार्ध में होता है, जो भी मैंने आपको बताया। इसमें टेंगा, टुंड्रा और हिमाच्छादित प्रदेश आते हैं। शीत कटिबंध क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव और आर्कटिक वृत्त के बीच स्थित होता है, तथा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त के बीच स्थित होता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण इन क्षेत्रों में केवल सूर्य की तिरछी किरणें ही पहुंच पाती है। तो आपको यही समझ में आ गया होगा, इसको आप फिगर के माध्यम से ही बेहतर समझ पाइएगा। जैसे ये आपका भूमध्य सागर है, इधर आपका कर्क रेखा, इधर आपका मकर रेखा होता है, और ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय इलाका कहलाता है। तो इधर से जब हम इधर पहुँचते हैं, ये और ये वाला इलाका, ये क्या है आपका, देखिए दक्षिणी ध्रुव है, और इधर क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये वाला जो इलाका है ना, ये आपका क्या कहलाता है, शीत कटिबंध कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि ग्रीनविच में दोपहर में 12 बज रहे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। इसको भी सेम वैसे ही आप निकालेंगे, आपको डिग्री दिया हुआ है तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। और ये आपका जो है बीपीएससी टीआरई 2 में, टीआरई 1 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दोपहर के 2 बज रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका जो है वो विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानी एवं सीमाओं से क्वेश्चन पूछा गया है। टीआरई 2.1 2.0 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए, साबुन एक डिटर्जेंट का स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के जैसे। तो ये देखिए ये आपका जो है ना टीआरई 3 में भी ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, और जो कि आपका टीआरई 1 में भी देखने को मिला है। इसीलिए मैं आपको प्रीवियस से क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्योंकि कई बार ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो एक से ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन आपके जो हैं सही हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्लिसरॉल और पॉलीफॉस्फेट और सल्फोनेटेड, ये जो हैं आपके, ये सभी किसके अंदर आते हैं, हाइड्रोकार्बन, ये सभी साबुन और डिटर्जेंट में प्रदूषक होते हैं। तो साबुन बनाने के लिए आवश्यक वसा और तेल जो है वो पौधों और जानवरों से निकाले जाते हैं, और इसे ट्राइग्लिसराइड बनाने के लिए वसा के प्रति अणु में 3 फैटी एसिड अणु मिलाए जाते हैं। इस प्रकार से संदर्भित प्रश्न में एक से ज़्यादा विकल्प आपके सही हैं, तो इसीलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है, कथन देख लेते हैं। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये कथन आपका ठीक है, यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। तो ये वाला कथन आपका सही नहीं है। आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपका जो है कथन गलत वाला पूछा जा रहा है, तो हम एक बार फिर से जो है कथन को यहाँ पे देखेंगे कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखिए, सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील जो है वो दुनिया की तीसरी नहीं बल्कि दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये वाला आपका कथन गलत हो जाएगा। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, तो ये कथन आपका सही है। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका कथन, इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केनिया से लगती है। तो ये कथन आपका सही है क्या? ये भी गलत है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें करवाई हुई हैं, ठीक है। पूरा आपको विश्व भूगोल आपको जो है करवाया है एनसीईआरटी बेस्ड, उसमें आपका ये भी चीज़ दिया हुआ था। तो यहाँ पे 2 आपका कथन जो है वो गलत है, 1 और 3, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो गया। ये बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको पहले देख लीजिए कि यहाँ पे कौन सा जो है सीमा मिलता है। सबसे पहले तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी और विश्व में मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है। इसकी सीमा 3 देशों केनिया, युगांडा और तंजानिया से लगती है। और ये विक्टोरिया झील जो है श्वेत नील नदी का उद्गम स्रोत है। विषुवत रेखा इस झील से होकर के गुजरती है। तो ये सभी कथन आपको ध्यान रखने हैं, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अभी कथन और कारण पर यहाँ पे क्या प्रश्न आपका सही होगा। तो कथन क्या है यहाँ पे? कथन है यहाँ पे आपका कि घाना तट पर शुद्ध सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। तो कथन आपका ये बिल्कुल सही है। और कारण क्या है इसका? तो इसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त रहते हैं। तो यहाँ पे कारण भी आपका बिल्कुल सही है, दोनों ही सही हैं। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। यूएई के रियासत राज्य, देखिए इस प्रकार के थोड़े से ये हार्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में नहीं पूछे गए हैं, टीआरई में नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, पर ध्यान से एक बार इसको भी देख लेंगे कि यूएई के रियासत राज्य बताना यहाँ पे कौन सा होगा। तो इसका सीधा आंसर मैं आपको बता देती हूँ, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल कैन, फुजेराह और रास अल खेमा। तो ये जो है रियासती राज्य है यूएई के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताना है कि संबंध में सत्य है क्या। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपेरियर के संबंध में बताना है कौन सा कथन सत्य है। ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप देख सकते हैं। और ये आपका बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया है। यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील है। बताना है आपको सही कथन, सही बताना था ना, हाँ सही कथन आपको बताना है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर झील, लेक सुपीरियर झील के बारे में आपको बताना है, ठीक है। लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर झील के बारे में बताइए। यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। तो ये कथन क्या आपका सही है, आपको बताना है। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो है बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये तो मुझे भी नहीं पता था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए इसको हमने देख ही लिया, आगे बढ़ते हैं। भूगर्भित इतिहास और सेल तंत्र से एक प्रश्न आपका पूछा गया है टीआरई 2.0 में। खनिज में निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है, किस चट्टान के स्तर में जमा होता है। सेंटिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। खनिज में निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है ये आपको बताना है। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा यहाँ पे आपके सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या आपका पाया जाता है। तो देखिए खनिज विभिन्न प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं। कुछ खनिज आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं और कुछ कायांतरित सेलों में भी पाए जाते हैं, जबकि अन्य अवसादी सेलों में भी पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में प्रमुख रूप से लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना आदि प्रमुख है। ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आग्नेय चट्टान में क्या पाया जाता है आपका, लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, ये आपका हो जाएगा। अवसादी चट्टान में क्या पाया जाता है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला के भंडार। और रूपांतरित चट्टान में आपका फाइलाइट हो गया, सिस्ट, नीज, क्वार्टरजाइट और मार्बल, ये पाए जाते हैं रूपांतरित चट्टान में। तो ये आपको अच्छे से नोट करना है क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए बीपीएससी जो है
प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो टेक्टोनिक सिद्धांत से प्रश्न आपका जो है बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। अब आगे देखिए, ये आपका कहाँ पूछा गया है? बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ध्यान दें पहले ये क्वेश्चन पे। जैव सेल बताना है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। कौन से सेल? अवसादी सेल, कायांतरित सेल या आग्नेय सेल आपको बताना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे, ये आपका अवसादी सेल में पाया जाता है जीवाश्म, याद रखेंगे, ठीक है। अवसादी सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ईजी सा क्वेश्चन था ये। आगे देखिए, पर्वत, पठार तथा मरुस्थल से बताना है क्वेश्चन आपको, और ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है, ये बताना है। युवा वलित पर्वत नहीं है, तो 17 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे आपके सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एंडीज, आल्प्सियन और अरावली, तो यहाँ पे आपका जो है अरावली, आल्प्सियन जो है ये दो आपका किस में आ जाएगा? इसी के अंदर आ जाएगा, एंडीज पर्वत को छोड़ के, ठीक है। एंडीज पर्वत को छोड़कर अरावली और आल्प्सियन दोनों ही युवा वलित पर्वत नहीं है। ये प्राचीन वलित मोड़दार पर्वत हैं। ये वर्षों पहले बने हैं, जिसमें मंद ढलान है। इसके उदाहरण है यूराल पर्वत, अरावली पर्वत, आल्प्सियन, ये सारे पुराने वलित पर्वत हैं, ठीक है। जबकि चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है, जिसे वलित पर्वत का मोड़दार पर्वत इसको हम कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, बीपीएससी टीआरई 1 का क्वेश्चन है आपका, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डैश का भाग है? किसका भाग है? दक्षिण प्रायद्वीपीय बताना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन है गोंडवाना लैंड का भाग है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ज्वालामुखी एवं भूकंप से प्रश्न है आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 से। रिएक्टर स्किल किस मापक का पैमाना है? रिएक्टर स्किल किस लिए मापा जाता है? भूकंप के लिए मापा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है कि भूकंप की गहनता मापने हेतु क्या प्रयोग? तब आप रिएक्टर पैमाना नहीं लगाएंगे, तो आप क्या लगाएंगे? मरकली पैमाना लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भूकंप नहीं मापा जा रहा है, भूकंप की गहनता को मापा जा रहा है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए, भूकंप के, देखिए भूकंप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि एक से ज़्यादा कथन आपका सही है। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, और जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। तो यहाँ पे दो आपका एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप तीनों को यहाँ पे देख सकते हैं, क्या होता है पी तरंग, क्या होता है एल तरंग, क्या होता है एस तरंग, एक बार जान लीजिए इसको। तो भूकंप में तरंगों के धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप की भविष्यवाणी के अध्ययन में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन एक कारगर उपाय है, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा अपनाया जाता है। भूकंप के दौरान मुख्य रूप से 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी तरंगें हैं? तो प्राथमिक, जिसको अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं, जो पी तरंगे भी जिसको कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। एस तरंगों की तुलना में पी तरंगें 66% अधिक तीव्र होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? पी तरंग होता है। उसके बाद द्वितीय है कौन सा? अनुप्रस्थ तरंग, जिसे हम एस तरंग भी कहते हैं। ये केवल ठोस माध्यम में ही विचरती है। और धरातलीय तरंगे होती जिसको हम एल तरंगे कहते हैं, ये सबसे अधिक प्रभावशाली होती है और इस सबसे लंबा मार्ग तय करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे ही तीनों ही आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दिया गया है। और देखिए यहाँ पे ना मैं माफ़ी चाहूँगी, अभी मुझे अचानक से याद आ रहा है कि मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ गलत आपको बता दिया था। 1 मिनट में ये करेक्ट कर लेती हूँ, वरना मुझे ही शांति नहीं मिलेगी। तो ये आपको क्वेश्चन तो मैंने सही करवाए, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको क्या बता दिया था कि ये कर्क रेखा और मकर रेखा ये आपका 23.5 डिग्री होता है। अभी पढ़ाते पढ़ाते ही मुझे याद आ गया अचानक से, ठीक है। और ये आपका जो यहाँ पे आपका यहाँ पे 66.5 डिग्री होता है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेंगे। ये
दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और बोल कुछ रहे होते हैं, इस तरह में कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से ये पूरा डायग्राम होता है। तो थोड़ा सा गलती हो गया था वहाँ पे, तो मैंने आपको करेक्ट कर दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था ना। गहनता भी हमने देख लिया था। भूकंप के संबंध में कौन सा कथन, ये भी हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे आगे, अफवाह एवं नदियों में स्थित नगर कौन से हैं। देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, बताएंगे कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे जो है वेनेजुएला जो है ये अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है। ये आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। एल नीनो धारा कहाँ पे प्रभावित होती है, इसको भी हमने देखा था। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रशांत महासागर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो एल नीनो धारा जो है वो प्रशांत महासागर में प्रभावित होती है, और यह एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से तापन की स्थिति को दर्शाता है। आगे बढ़ेंगे, जल संधि और महासागरीय गर्त से आपका प्रश्न है, और ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप देखिए, पनामा नहर बहुत बार करवाया है। ठीक है, पनामा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी क्वेश्चन आपको मैंने करवाया हुआ है। सारे ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, तो एनसीईआरटी वाले जो सीरीज़ है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो 6 से 10 तक कंप्लीट देख लेते हैं, तो फिर बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ पनामा नहर बताना है आपको, कौन सा आपका सही हो जाएगा। कौन कौन से ओशियंस को जोड़ती है, से जुड़ती है पनामा नहर। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए वायुमंडल का संघटन बताना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, वायुमंडल की किस परत पर तापमान सबसे कम होता है। सबसे कम तापमान पूछा जा रहा है आपका, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मध्य मंडल, क्योंकि ये सबसे ठंडा मंडल होता है, तो मध्य मंडल जो है इसमें तापमान सबसे कम होता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, और यहाँ बताना है आपको, क्रम बताना है सही। ठीक है, पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले तो क्षोभ मंडल होगा। ठीक है, क्षोभ मंडल होगा, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कई बार गैस का भी पूछा जाता है, तो ये भी आप ध्यान एक बार रख लीजिए कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके पश्चात घटते क्रम में जो है ऑक्सीजन हो जाएगा नाइट्रोजन के बाद, फिर ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन। इस प्रकार से क्रम भी आपका पूछा जा सकता है गैस का, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 से, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है, बताएंगे। पश्चिमी विक्षोभ, काला बैसाखी, मानसून से पहले की वर्षा, इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको कई बार बताया है, पढ़ाया है इस चीज़ को। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ, इसके बारे में यहाँ पे देख लीजिए। पश्चिमी विक्षोभ मध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है। पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाली एक बहिरुष्ण उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है। तो ये किससे संबंधित है, पश्चिमी विक्षोभ से, जो एक निम्न दबाव का क्षेत्र है तथा उत्तर पश्चिम भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी, कोहरे के लिए जिम्मेदार होता है। यह विक्षोभ अत्यधिक ऊंचाई पर पूर्व की ओर चलने वाली वेस्टर्ली जेट धाराओं के साथ यात्रा करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से आपका पश्चिमी विक्षोभ से क्वेश्चन है, और ये पूरा टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन करवाया है, तो ज़रूर जाके आप कंप्लीट देखिएगा। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल बताना है। यहाँ पे क्या आपका राइट ऑप्शन होगा।
यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताएंगे वन एवं मृदा से क्वेश्चन है आपका, बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। बताइए, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था और बोला था कि ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इस प्रकार का। कारक भी करवाया था, मिट्टी के अपक्षय का क्या कारण है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अनाच्छादन, उन्नयन, अपक्षय, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपक्षय, ठीक है। वेदरिंग आपका बिल्कुल सही है। मिट्टी का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, अपक्षय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से है, देख लेते हैं। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक यहाँ पे पूछा जा रहा है। बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है और नोट भी करवाया था कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो देख सकते हैं आप इस प्रकार के प्रश्न कितने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक माना जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। चीन जो है वो दूसरे नंबर पे है। बॉक्साइट अल्मुनियम और गैलियम का अयस्क है। ये भी क्वेश्चन आपका जो है ईएमआरएस में पूछा गया था कि बॉक्साइट का जो है किसका अयस्क है, ठीक है। तो एल्युमिनियम का अयस्क है, या क्वेश्चन शायद आपका पूछा गया था एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा होगा, तो बॉक्साइट राइट ऑप्शन था। तो ऐसे क्वेश्चन आपका बनता है, मैं आपको पहले ही अलर्ट कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको देख के जानी है। बॉक्साइट एक अवसादी चट्टान है। उल्लेखनीय हो कि उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो भारत में अगर पूछा जाए तो ये आपको ध्यान रखना है। जीवाश्म ईंधन से संबंधित प्रश्न है आपका। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है, नवीकरणीय, जैविक, गैर नवीकरणीय। यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने आपको कराया है। नॉन यहाँ पे रिन्यूएबल, ठीक है, गैर नवीकरणीय, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे आपको महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है बताएंगे। महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में मैंने आपको करवाया है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। तो यहाँ पे सीमा से मैंने आपको ये याद करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव प्रजाति से क्वेश्चन है आपका, टीआरई 2.0, ठीक है। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है। एक से अधिक ऑप्शन सही है या फिर एक भी नहीं। तो यहाँ बताएंगे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो बढ़ता है। मानव भूमि का अनुपात क्या होता है, बढ़ता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि एवं पशुपालन से क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं। तो बताना है आपको कि फाइबर, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, चाय को, कपास को, पटसन को। तो बिल्कुल जूट जो होता है पटसन, इसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है, क्या कहलाता है। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा, 35 नंबर में बताएंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, किजसी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू किसको कहते हैं, किजसी को कहते हैं, जो एक जनजाति है, ठीक है। बलूचिस्तान में चलवासी जो है किजसी कहलाता है। खाना बदोश के रूप में उन लोगों को परिभाषित किया जाता है जो हर समय एक ही स्थान पर रहने की बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब देखिए, हस्तांतरितशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए बीपीएससी टीआरई 1 में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। तो सारा आपको मैंने करवाया है, सारे नाम करवाए हैं, तो आप बहुत ही आसानी से सभी को याद रख सकते हैं। उम्मीद है आपने सबका नोट्स ज़रूर बनाया होगा। और बस आप नोट्स को रिवीजन कीजिए, मेरा वीडियो भी मत देखिए, सिर्फ नोट्स रिवीजन कीजिए। आपका सिलेक्शन मिल जाएगा तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो बस इसी को आपको करते रहना है, बार बार आपको रिवीजन करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे आपको रिवीजन, क्योंकि जो भी आपको कराया है मोर देन इनफ है। इतना अगर आप कर लेते हैं, बार बार रिवीजन कर लेते हैं, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही है। चेना बांग्लादेश, मिल्पा रोडेशिया या फिर जिम्बाब्वे, लदांग मलेशिया। बताएंगे यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है लदांग मलेशिया आपका एक ही सही है, सी ऑप्शन, ठीक है। लदांग मलेशिया में लदांग ही कहते हैं। और यहाँ पे देखिए सबका आपको जो है नाम दिया हुआ है जो भी ऑप्शन में है। जैसे वेब या दहियार कहते हैं बुंदेलखंड में,
दीपा कहते हैं बस्तर जिला में, बत्रा कहते हैं दक्षिण पूर्व राजस्थान में, पोडू कहते हैं आंध्र प्रदेश में, ये बहुत पूछा जाता है। कुमारी कहते हैं पश्चिम घाट में, और यहाँ पे देखिए लदांग के नाम से जाना जाता है मलेशिया में, श्रीलंका में चेन्ना के नाम से जाना जाता है, मैक्सिको में मिल्पा बहुत पूछा जाता है, ठीक है, मिल्पा या कोनुल या कोमिले भी कहते हैं, थाईलैंड में तमराई कहते हैं, म्यांमार में तुंगा कहते हैं, कानो में मसोने कहते हैं। तो ये सारे नाम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पढ़ेंगे अच्छे से तो याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ बताएंगे जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो उसको क्या कहते हैं। TRE 2.0 में पूछा गया प्रश्न है आपका, ठीक है, 15 दिसंबर का क्वेश्चन है ये। और यहाँ गली कटाव, छीन क्षरण, शीट क्षरण, वनों की कटाई, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 37 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गली कटाव, ठीक है, गली एरोशन जो है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताएंगे आप कि निक्षालन की प्रक्रिया क्या होती है, किससे संबंधित है। तो लीचिंग के बारे में बताना है। लीचिंग प्रोसेस क्या होता है, भारी वर्षा क्षेत्र से संबंधित है, खनिज और मिट्टी से संबंधित है, पौधे की जड़ों से संबंधित है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक से अधिक ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किससे संबंधित है, तो भारी वर्षा के क्षेत्र और खनिज और मिट्टी से संबंधित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पौधों की जड़ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपरी सतहों के अवयवों का अंतःस्राव द्वारा निचली सतहों में आने की क्रिया को निक्षालन कहते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्र और खनिज पदार्थ मिट्टी के निचले स्तर पर चले जाते हैं जो पौधों की जड़ों को प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा पाई जाती है, इस प्रकार के जगह पे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेलेक्टाइल एवं स्टेलेमैग्नाइट स्थलाकृतियाँ बनती है, किसके द्वारा बनती है। ये क्वेश्चन भी आपको कराया गया है, सेम क्वेश्चन आपको कराया गया है। पवन द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, बर्फ द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका TRE 1 में पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बर्फ के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे सुमेलित करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए आपको जो है सुमेलित करना है। क्रिस्टोफर कोलंबस खोज करता है और जन्म स्थान यहाँ पे पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा किसके अंदर आएगा। जैक्स कार्टियर, सर फ्रांसिस ड्रेक, फर्डिनेंड मैगलन और फ्रांस। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित होगा, इसको देख लेते हैं। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो किसके अंदर आ जाएगा, इटली में, कि आपका इटली में आ जाएगा। जैक्स कार्टियर जो है ये आपका किसके अंदर आ जाएगा, फ्रांस के अंदर आ जाएगा। सर फ्रांसिस ड्रेक किसके अंदर आएगा, तो ये आ जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम। और फर्डिनेंड मैगलन जो है ये पुर्तगाल हो जाएगा। तो ये बहुत ही विचित्र क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में ही पूछा जा सकता है, तो पूछा गया है देखिए प्रीलिम्स में 2023 में। आगे बढ़ते हैं। थॉर्डिंग्यूड महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है। चिली, नेपाल, जर्मनी, म्यांमार। ये भी आपका BPSC प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, म्यांमार। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी होती है। निम्न स्खलन, भूकंप, समुद्र तल का फैलाव या संवहन। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, समुद्र तल का फैलाव, ठीक है। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया समुद्र तल का फैलाव करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनसंख्या नगरीकरण से प्रश्न है आपका यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप किए हैं ऑलरेडी, तो ये आपको बहुत समझ में आएगा अच्छे से। बर्थ, डेथ एंड मैरिज बताएंगे। जनसंख्या परिवर्तन में 3 मुख्य कारक कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे जो है आपका सही हो जाएगा बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, ठीक है। मैरिज नहीं होगा, प्रवास हो जाएगा। जन्म, मृत्यु एवं प्रवास जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है यहाँ पे BPSC TRE 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, ये बताना है आपको। तो इसको क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, बताना है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र महिला, विश्व आर्थिक मंच, UNDP। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विश्व आर्थिक मंच, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये BPSC प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, जो थोड़ा सा हल्का टफ है। ज्योग्राफी में क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का पूछा जाता है प्रीलिम्स में, देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका जैसे कितना खतरनाक है। तो बिहार में गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है ये बताना है आपको। और यहाँ पे दिए गए सारे ही क्वेश्चन के जो ऑप्शन है गलत दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए आपकी BPSC प्रीलिम्स जैसे रिस्पेक्टेड एग्ज़ाम में भी आपका गलती करता है। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए था? तो देखिए यहाँ पे बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या 58,54,510 है। और 2011 की जनगणना के अनुसार गया जिले की जनसंख्या 4391 और 418 थी। गया 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है। तो आयोग द्वारा इस प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। जब इस पे जो है क्लेम किया गया तो इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, इसीलिए आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को सही नहीं मानेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिशु मृत्यु दर के बारे में कौन सा कथन आपका जो है सही हो जाएगा? सही बताना है ना, देख लेते हैं। सही कथन बताना है यहाँ पे, ठीक है, देख लेते हैं। यह शिशु के जन्म से ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। दूसरा ऑप्शन है आपका, वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 198.6 थी। 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। और इस प्रकार से आपका दिया हुआ है यहाँ पे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। तो कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही पूछा जा रहा है, गलत, ये आपको देखना पड़ेगा। पहले सही कथन पूछा जा रहा है तो ध्यान रखेंगे, सही कथन पे यहाँ पे चलना है आपको। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहला आपका सही लग रहा है, ये पहला वाला सही है और तीसरा वाला सही है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन आपका सही है, 2 और 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 2 और 3। तो ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम से पूछा गया था, इतना डीप नहीं जाएगा BPSC TRE में, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपका BPSC TRE 1 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो ऐसे क्वेश्चन क्या आप उम्मीद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपका नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो गोवा जो है, यहाँ पे नगरीकरण की बात की जा रही है, आधुनिक की बात की जा रही है, तो गोवा यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको कैसे इसको आप फैक्ट के माध्यम से समझ लीजिए। तो गोवा राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक हुआ है, 62.2% है। एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य भी गोवा है। क्षेत्रफल के मामले में गोवा राज्य का सबसे छोटा राज्य है, गोवा भारत का, और यह सबसे छोटी समुद्री तटरेखा भी राज्य में शामिल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या वृद्धि दर के द्वारा, जन्म दर के द्वारा, सीमित संसाधन के द्वारा, एक से अधिक ऑप्शन सही है या फिर एक भी नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है सीमित संसाधन के द्वारा जो है जनसंख्या की वहन क्षमता को निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से जो है पूरा आपका यहाँ पे ख़त्म हो चुका है ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो गया है, इंडियन ज्योग्राफी भी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो दोनों को आप अच्छे से रिवीजन कीजिए और यहाँ से अभी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो NCERT के क्वेश्चन सीरीज़ में आपके लिए लेके आई हूँ उसको आप ज़रूर देखिए। क्लास 9 तक आपका यहाँ कंप्लीट हो चुका है, इसको कंप्लीट देखिए। क्लास 10 भी कराया जाएगा, इसको भी आप कंप्लीट कीजिएगा तो आपका पूरा जो है ज्योग्राफी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसी को आप बार बार रिवीजन कीजिए, बहुत ज़्यादा भटकिए मत। जितना भी आपने पढ़ा है वो बहुत इनफ है और उसको बस आपको रिवीजन करना है, वरना आप सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न लगेगा, ठीक है। कन्फ्यूज़न वाली आपकी
संभावना बहुत कम हो जाएगी अगर आप रिवीजन करते हैं तो। चलिए फिर से मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम ईवीएस वाले चैप्टर को देख लेंगे। ये आपका देखिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र है, यहाँ से आपका क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, और कुछ आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं, वो सारे भी हम यहाँ पे देख लेंगे। और इसके बाद आपका शुरू हो जाएगा जनरल साइंस, जहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को देखेंगे। और इसके बाद जो आपका कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, कुछ जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो हम देख लेंगे, और मैथ और साइंस है उसके बाद। तो मैथ साइंस तो मैं आपको नहीं करा रही हूँ, तो मैथ और रीजनिंग जो है मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये आपको मैंने PDF के फॉर्म में दे दिया है, मेरे टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसका प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन भी दिया हुआ है, साथ में आंसर भी दिया हुआ है, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये हेल्प करेगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको मेरे वीडियोस समय पे मिल पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।